करने का कोई आ जाएगा ना। हाँ, लॉर्ड शुक्ला जी को या खगेंद्र जी को मैं भी बोल दूंगा, जुड़ जाएंगे वो। ठीक। तो अभी मैं आरंभ करते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। हम लोग लघु सिद्धांत स्वाध्याय श्रृंखला में आगे प्रवृत्त हो रहे हैं। आप सभी लोगों का इस लघु सिद्धांत स्वाध्याय श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग विसर्ग संधि प्रकरण में प्रवेश लेंगे। इससे पूर्व में लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संज्ञा प्रकरण और फिर उसके अनंतर अच संधि और तदनंतर हल संधि का अध्ययन हम लोगों ने किया है। और इन तीनों संधियों के अध्ययन के साथ साथ सामान्य रूप से जो भी इसमें आने वाले अ, प्रश्न हैं, जो भी आने वाला इसमें शंका समाधान है, वो सब हम लोगों ने यथा प्रयास यथा ज्ञान किया है। अब आगे हम लोग विसर्ग संधि प्रकरण में चलेंगे। उससे पूर्व दो प्रकरणों के ऊपर एक बार, दो या तीन प्रकरणों के ऊपर, अर्थात संज्ञा प्रकरण, अच संधि और हल संधि, इन तीनों प्रकरणों के ऊपर अ, एक सामान्य दृष्टिपात करेंगे, जो हम लोग देखेंगे कि कितना हमारा अ, अध्ययन पुष्ट है, कितना हम स्मरण में रखें। तो एक जो है अ, एक सामान्य हम लोग परीक्षण के रूप में कुछ करेंगे। उसमें कोई घबराने की नहीं, जिसको जो आए बताए। उत्साहवर्धन के लिए परीक्षा है। तो ये किसी के उत्साह को कम करने के लिए नहीं, उत्साहवर्धन के लिए। ठीक है। तो मैं, आप स्वयं बोलिएगा, आप लोगों में से जो सर्वप्रथम प्रत्याहारों का निर्माण किस सूत्र से होता है, ये पहला प्रश्न है मेरा। आदिरन्तेन सहित। आदिरंत्यन संहिता, ठीक है। अब दूसरा हमारा प्रश्न है। एक प्रश्न का उत्तर एक देने के बाद तब तक वो न दे जब तक दूसरा कोई उसको, माने हम उसे कहेंगे तब वो दे। तो उसमें सबकी भागीदारी होगी। अब दूसरा प्रश्न ये है कि आदिरंतेन सहेता सूत्र में, जैसे और का उदाहरण हम बता दें, और संज्ञा सूत्रों को हम लेकर के बता दें। जैसे संज्ञा सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। तो तुल्य आस्य जिनके हों वो संगी हैं और सवर्ण संज्ञा है। सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत तिंगंत संगी हैं और पद संज्ञा है। उस भाव से यदि हम आदिरंतेन सहिता सूत्र में विचार करें, तो आदिरंतेन सहिता सूत्र में संज्ञा कौन है और संगी कौन है, इसको कौन बताएगा। जैसे हमारा हमारा प्रश्न समझ लिए कि नहीं, पहले आप लोग बताएं।
हमारा प्रश्न समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? हमारा प्रश्न किसको किसको समझ में आया? पहले तो प्रश्न जानना जरूरी है। हमने पूछा कि अ, जैसे सुप्तिंगंतम पदम सूत्र है संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र में निश्चित रूप से दो होते हैं, एक संज्ञा और एक संगी। एक संज्ञा और एक संगी, जैसे हम लोगों का ही देखिए, संज्ञा हम लोगों का नाम है, संगी हमारा शरीर है, हमारे शरीर की ये संज्ञा है। तो जहां संज्ञा है वहां निश्चित रूप से संगी होगा। जहां शिष्य है वहां निश्चित रूप से गुरु होगा। जहां पुत्र है वहां निश्चित रूप से पिता होंगे। जहां पिता है वहां निश्चित रूप से पुत्र होगा। तो ये सब कुछ नित्य साकांक्ष संबंध होते हैं। नित्य साकांक्ष संबंधों में एक पर दूसरे आश्रित होते हैं। तो ऐसी दृष्टि से जितने संज्ञा सूत्र हैं, सारे संज्ञा सूत्रों में कुछ अंश संगी के होते हैं, कुछ संज्ञा के होते हैं। उसी संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रत्याहार संज्ञा करने वाला जो सूत्र आदिरंतेन सहेता है, इसमें संज्ञा कौन है, संगी कौन है? जैसे वहां सुप्तिंगंतम, ये संगी है और संज्ञा हो गया पदम। उसी तरह से इस सूत्र में कुछ अंश संज्ञा कुछ संगी ऐसा है। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम तुल्यस्य प्रयत्नम, ये संगी अंश है, और सवर्णम ये संज्ञा अंश है। तो इस तरह से संज्ञा संगी भाव यहाँ कोई बता सकता है? यही मैं मेरे प्रश्न का आशय है। सर प्रणाम। जी। जो आदि और अंत है, हाँ। आदि और अंत, इनसे जो है जिन अवयवों का, इन अवयवों के द्वारा जिन अवयवी का बोध होता है उसको हम्म। संज्ञा कहते हैं। आदि, जी, संज्ञा फिर? संज्ञा हो गया जो है वही आदि और अंत है। आदि हाँ, अंत्यन संहिता संज्ञा है ही। तो इस सूत्र में मैंने जैसे आदिरंतेन सहेता है सूत्र, हाँ इसमें कोई संगी अंश है अथवा नहीं है, अथवा पूरा संगी अंश ही है, संज्ञा अंश नहीं है, ऐसा कुछ है? इसमें क्या है? आदि अंतेन सह इता, इसमें कितने भाग को हम संज्ञा मान लें? कोई आपसे पूछे कि भाई इसमें संज्ञा भाग है कि संगी भाग है कि एक ही कोई है, तो आप इसमें क्या बताएंगे? अंत्यनिता सहित है आदि है, ये पद संज्ञा हो जाएगी इसकी। हाँ, ये जो है कि पद संज्ञा ने मैंने प्रत्याहार संज्ञा, जी यही प्रत्याहार का। तो ये कहिए, हमारे कहने का मतलब आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। परंतु और ठीक कर लीजिए कि आदि अंतेन सह ईता, माने अंतेन ईता सह आदि ही, हाँ, जी बोधक। संज्ञा प्रकरण होने के कारण बोधक का तो स्वतः लाभ हो जाएगा। तो जी अंतेन ईता सह आदि ही संज्ञा बोधक, ते संपूर्ण सूत्र ही संज्ञा का बोधक है। उपस्थापक है, संज्ञा का ही उपस्थापन कर रहा है, जी संगी का उपस्थापन नहीं कर रहा है। तो नहीं। इसी संगी के उपस्थापन के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं। जैसा कि कुछ लोगों का प्रयास होता है कि अर्थापत्ति प्रमाण मानिए, तेन बिना यदनुपपन्नं तत्तेन आक्षिप्यते। और कुछ लोगों ने वाक्यिक देशन न्याय माना। वाक्यिक देशन न्याय, जैसे भामा कहने से भी सत्य भामा का बोध हो जाता है, सत्या कहने से भी सत्य भामा का बोध हो जाता है, दत्तः देवदत्त। तो उस तरह से वाक्यिक देश मान करके भी कुछ संप्रदाय है जो मान लेते हैं।
तो ये सब है। तो कुल मिलाकर आप ये कहिए कि संपूर्ण संज्ञा का उपस्थापक पद है, संगी का उपस्थापक कोई पद नहीं है। संगी का लाभ हाँ आक्षेपादि से होगा, है ना। जी बहुत जी। बढ़िया। तो आप कहाँ से हैं और अध्ययन आप इससे पूर्व में कहीं किए हैं मनोज जी? नहीं सर, अध्ययन तो नहीं कहीं हुआ। कहीं अध्ययन नहीं हुआ? जी। अच्छा। और आप आप? ये कर रहे हैं। जी। नहीं ठीक है वो तो। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो चलिए और आगे के लिए हम चलते हैं। तो आगे तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम और अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, इन दोनों सूत्रों का अंतर क्या है? इन दोनों सूत्रों में क्या भेद हम कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं, या दोनों एक ही हैं? ये इस प्रश्न का उत्तर कोई भी आप सुधीजनों में से कोई? हम्म। आप सभी लोग बोल सकते हैं, लेकिन संकोच में आप नहीं बोल रहे। कोई ऐसा नहीं है यहाँ उपस्थित जो इसका उत्तर न दे सके, परंतु वही है कि वो उपस्थित व्यक्ति जो है संकोच में चल रहा है, हम क्या बोलें, कैसे बोलें। बोलिए, कोई आप लोगों में से कोई भी उत्तर दीजिए। दो लोग उत्तर दे चुके हैं, इसलिए अपेक्षा मेरी यही रहेगी कि मनोज मनोज जी और मनीष, आप दो लोग मत दीजिए। आशीष, आप बोलने के लिए माइक खोले हैं या भूल में खोले हैं? आशीष शर्मा जी, आपका माइक प्रमाद में खुल गया है या बोलना चाह रहे हैं? गुरुजी भूल में खुल हाँ गया तो है बंद ये। करिए। हाँ गुरुजी हाँ प्रणाम जय हो जय। ठीक। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, कौन? प्रमाद में खुल गया था गुरुजी, स्टार्टिंग में। अच्छा, कोई कोई बंद हाँ कर दीजिए। गुरुजी, प्रश्न क्या है? मैं प्रश्न प्रयास करता हूँ। प्रश्न ये है कि प्रश्न प्रयास प्रश्न आप अच्छा तुल्यास्य कर रहे प्रयत्नम, हैं। हमने कहा तुल्यस्य तुल्यास्य प्रयत्नम प्रयत्नम सवर्णम सवर्णम पूछे थे। और अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में अंतर क्या है? दोनों संज्ञा सूत्र हैं, अथवा कोई एक संज्ञा सूत्र है? हाँ ये इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था। अरे भाई, तो इंटरव्यू में पूछा अनुदित गया था तो उसमें। सवर्ण के चा प्रत्यय, तो गुरुजी इसको स्पष्ट कर देंगे तो। अच्छा चलिए, पहले हम देखते हैं, इसमें बहुत ऐसे तो अनुदित अच्छे और लोग। उदित उन्होंने अरे कहा था पहले बंद कर दो भैया विधीयमान। माइक। अविधीयमान अपना बंद। पता नहीं क्या समझा अरे इसमें। आशीष, माइक बंद कर दीजिए, सुन लीजिए हाँ उत्तर, अभी लोग देंगे, फिर आप अंतिम में जो है कि वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे बीच में हमारे अ, अत्यंत प्रिय खगेंद्र भैया भी उपस्थित हैं। तो चलिए, हाँ आप लोगों में से बोलिए भाई। गुरुजी, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये सूत्र कहता है कि तालु और तालु आदि जो स्थान है और जो प्रयत्न जिनके समान हो, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है आपस में। और जी अणुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय सूत्र कहता है कि जो अण है वो अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं, और उदित जो कुचु टुतु पु है, ये उदित होते हैं ऐसा, और वो भी अपने जी जी, सवर्णियों के बोधक होते बोधक होते हैं, तो बहुत सुंदर। तो दोनों संज्ञा सूत्र हैं। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों संज्ञा सूत्र हैं तो क्या उत्तर आपका होगा?
अंशिका, आधी बात तो इन्होंने कह दिया भाई, वो बता दें कि स्थान प्रयत्न जिनके एक हों उनकी सवर्ण संज्ञा, और जिनकी सवर्ण संज्ञा हो वो अपने सवर्णियों के बोधक। तो ये तो बात उन्होंने बता दी। अंशिका, आप बताना चाह रही हैं या ऐसे ही और कोई? हमें आशा है कि हम किससे आशा करें? यस सर। तो हाँ, बोलिए बोलिए। जी सर, संज्ञा सूत्र होगा। दोनों संज्ञा सूत्र है ना? जी सर। बहुत बढ़िया, दोनों संज्ञा सूत्र हैं। अब ये है कि संज्ञा सूत्र होने पर संज्ञा संगी भाव बदल गया। जो तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम है उसमें सवर्ण संज्ञा है, और जिनके आस्य प्रयत्न एक हों, माने आस्य प्रयत्न समानता जो है संगी हो गई। आस्य प्रयत्न समानता जिसमें रहेगी वो संगी, और उन दोनों की सवर्ण संज्ञा। तो यहाँ संज्ञा संगी भाव में संज्ञा हो गया सवर्ण, और संगी हो गया आस्य प्रयत्न की एकता। और अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में वो कहते हैं कि वहां सवर्ण ही सवर्ण का बोधक होता है। कौन? तो उसके भेद जो हैं वो माने अण और उदित अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं, यही कह रहा ना। तो अण और उदित ये जो हैं, अण उदित ये जो है कि संज्ञा है, और संगी कौन है? सवर्ण। सवर्ण बोधित होते हैं। किसके द्वारा बोधित होते हैं? अण उदित के द्वारा। तो संज्ञा सूत्र दोनों, लेकिन संगी एक जगह सवर्ण है, सवर्ण संगी हुआ, और अण उदित संज्ञा हुई। कहाँ पर? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में। और तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्ण में आस्य प्रयत्न समानता ये संगी हुआ और संज्ञा सवर्ण हुआ। ये दोनों में अंतर है। समझ में आई बात? मूल अंतर आया कि नहीं समझ में? यदि जी आया तो हमारी बात सार्थक, अन्यथा हमारी बात सार्थक नहीं है तो फिर मैं बताऊंगा। बार और एक बता बार दीजिए। फिर सर से बोल थोड़ा सा बोल देते सर, लिख लिए। हाँ, हमने ये कहा कि तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम भी सूत्र संज्ञा सूत्र है, क्योंकि संज्ञा प्रकरण में प्राय संज्ञा सूत्र है। तस्य लोप एक लोप संज्ञा विधायक सूत्र, माने लोप विधायक सूत्र आ गया तो विधि सूत्र भले आ गया, तस्य लोप। अन्यथा वही है ना कि जैसे कहा जाता है कि यहाँ पर सभी लोग वृद्ध हैं, वृद्धाश्रम में कहा जाता है सभी लोग वृद्ध हैं, वृद्धाश्रम उसका नाम होता है। लेकिन जो सेवा सत्कार करने वाले होते हैं वो उस वृद्धाश्रम में वो भी वृद्ध होंगे? वृद्ध नहीं रहते हैं। तो वृद्धाश्रम का मतलब कि वृद्ध लोगों का आश्रय, आश्रम। तो उसमें सेवा करने वाले जो अन्य होते हैं, भोजन इत्यादि करने वाले, बनाने वाले, वो सब नवयुवक होते हैं। तब भी वृद्धाश्रम उसको कहा जाता है, क्योंकि 1-2% युवक रहते हैं और 98% वृद्ध रहते हैं, तो इसलिए उसको वृद्धाश्रम कहा जाता है। छात्रावास, छात्र ही सब रहते हैं, वार्डन नहीं रहेंगे, और लोग देखने वाले सुनने वाले नहीं रहेंगे, भोजन बनाने वाले सब रहते हैं। लेकिन छात्रावास इसलिए कहा जाता है कि अत्यधिक संख्या में छात्र रहते हैं। तो उसी तरह से संज्ञा प्रकरण है तो अत्यधिक सूत्र संज्ञा के होंगे, अन्य जो है सूत्र कम होंगे। तो चलिए एक आध सूत्र आ गया, लेकिन ये दोनों सूत्र तो संज्ञा सूत्र हैं। अब ये जानना है कि संज्ञा सूत्र होने पर भी संज्ञा संगी भाव भिन्न भिन्न है। एक का जो संज्ञा है तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम का, तो संज्ञा तो स्पष्ट है, सवर्ण संज्ञा है। और संगी कौन है? वो सवर्ण संज्ञा किसकी होती है?
किन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है? जिनके आज से प्रयत्न एक समान हो। तो संगी के रूप में कौन आया? किसने नाम रखा, किसका नाम रखा? जो माने किसने नहीं, ये कहिए कि कौन नाम रखा गया, किसका नाम रखा गया। तो जो नाम रखा गया वो संज्ञा हुआ, और जिसका नाम रखा गया वो संगी हुआ। तो कौन सा नाम रखा गया तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में? सवर्ण संज्ञा। सवर्ण नाम रखा गया। और सवर्ण नाम किसका रखा गया? आस्य और जिसका प्रयत्न। आज से प्रयत्न एक था। तो इसलिए आज से प्रयत्न एक जो है संगी हो गया और उसका नाम संज्ञा। तो संज्ञा संगी भाव यहाँ का स्पष्ट हो गया ना। जी जी। अब बात आई कहाँ की? अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय की। वो सूत्र क्या कहता है? अण उदित सवर्णी के बोधक होते हैं। हैं? तो सवर माने तो यहाँ पर कौन बोधित होता है और कौन बोधक होता है? कौन संज्ञा है और कौन संगी है? तो संज्ञा रूप में कौन आएगा? सवर्ण ही आएगा राज। सवर्ण नहीं, सवर्ण संज्ञा के रूप में आ रहा है। सवर्ण बोधक हो रहा है कि सवर्णी माने सवर्ण बोधित हो रहा है? अरे सवर्ण बोधित हो रहा है। कु कहने से कौन बोधित होता? स्थान प्रयत्न एक होने वाला जो क ख ग घ ङ है। कु कहने से कौन बोधित होता है? उदित होने के कारण क ख ग घ ङ बोधित होता है। तो संज्ञा रूप में कौन आया? अण उदित संज्ञा रूप में आए। कौन आए? अण और उदित। और संगी के रूप में कौन आया? वो अण और उदित किसका बोध कराए? स्वर और प्रत्याहार का, और ये कुछ नहीं भैया, अण और उदित वो प्रत्याहार तो है, उदित है ही। वो बोध किसका कराए? तो बोध कराए जो अण में आने वाला अष्टादश आकार है। हाँ, अष्टादश आकार का। और तो अष्टादश आकार का अबोधित बोधन कराया। तो अष्टादश आकार का बोधन क्यों कराया? क्योंकि अष्टादश आकार उसके सवर्णी है। जी तो सवर्णी यहाँ पर संगी के रूप में है जी। और अण उदित संज्ञा के रूप में। यही अंतर है। संज्ञा सूत्र दोनों है। ये जो तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम है, ये जो है कि समान आज से प्रयत्न की सवर्ण संज्ञा करता है। और वो सूत्र जो है अण और उदित जो हैं वो सवर्णियों के बोधक होते हैं। तो वहां सवर्ण जो है संगी के रूप में विद्यमान है। तो इसीलिए तुल्यस्य प्रयत्नम के बाद अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय को रखा गया, क्योंकि सवर्णी वहां संगी के रूप में यही जा रहा है। संगी के रूप में सवर्ण ही जा रहा है। तो जब तक संगी का ज्ञान नहीं होगा तब तक जो है अण उदित किसका बोध कराएंगे? किसके संज्ञक होंगे, बोधक होंगे? इसलिए ऐसा होता है कि पहले हम जो है कि वो कर लेते हैं, पहले सवर्ण संज्ञा कर लेते हैं, फिर उन सवर्णियों का अण उदित के द्वारा हम बोध करते हैं। तो अब अंतर समझ में आ गया कि नहीं? और आशीष से जो है कि ये इंटरव्यू में पूछा गया था, तो आशीष अब समझ लिए कि नहीं? आशीष जी नहीं लग रहा है, नहीं क्या? चले गए हैं? हाँ गुरुजी। ठीक, हाँ ठीक है, सुन लिए होंगे जी जी आशीष जी। गुरुजी। ठीक। अब ये अंतर, चलिए अब इसीलिए, एक मिनट गुरुजी। हाँ इसीलिए बंद कर गुरुजी वो दीजिए। हाँ बोले। जी जी गुरुजी। हाँ, अब कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं बंद कर दिया जाए। हाँ चलिए बंद कर दीजिए अपना माइक। तो इसीलिए एक पंचावयव वाक्य, पंचावयव महावाक्य कहा जाता है। वर्णा नाम उपदेश है। सबसे पहले
इसी के आधार पर पूरा व्याकरण शास्त्र ही वर्णानाम उपदेश, वर्णों का उपदेश हुआ। उपदेश माने ऐ उण ऋ के उंग यौच हैवर्ट रूप में उपदेश हुआ, 14 सूत्र के रूप में। और उस उपदेश के बाद तुरंत इत संज्ञा हुई। द्वितीय वर्णानाम उपदेश उपदेशोत्तर काला इत संज्ञा। उपदेश होने के बाद तुरंत इत संज्ञा। देख ही रहे लघु सिद्धांत कौमुदी में उसका पूरा अनुपालन भी हुआ है। अब फिर तुरंत उपदेशोत्तर काला इत संज्ञा, इत संज्ञोत्तर काल प्रत्याहार, और इत संज्ञा के उत्तर काल में प्रत्याहार, जो कि आप आदिरंतेन संहिता से देख रहे हैं। और प्रत्याहार का फल क्या है? देखिए, इत संज्ञा का फल क्या हुआ? एक एक जो है वो माने बाद बाद में जो क्रम बनाया गया है, वो क्रम इसलिए बनाया गया है कि एक के बाद ही एक आएगा। जैसे होता है ना कि यदि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग जो देखते हैं कि हमारे बाबा के कारण हमारे पिताजी, और हमारे पिताजी के कारण हम, और हमारे बाबा जो है हमारे बाबा के पिताजी के कारण, तो एक दूसरे में कार्य कारण भाव व्यवस्थित बना हुआ है। जब तक हमारे बाबा के पिताजी न होते तो हमारे बाबा जी नहीं होते, और हमारे बाबा जी नहीं होते तो हमारे पिताजी नहीं होते, पिताजी नहीं होते तो हम नहीं होते। एक उपक्रम बना है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी उपक्रम यही बना है कि जब तक 14 सूत्र नहीं होते तब तक 14 सूत्रों को लेकर के इत संज्ञा नहीं होती। तो इत संज्ञा तब होगी जब 14 सूत्र होंगे, क्योंकि जो है कि उपदेशावस्था में अंत्य वर्णों की संज्ञा होती है। तो इत संज्ञा तब तक संभव नहीं है जब तक 14 सूत्र न हो। अब इत संज्ञा जब हो गई तो इत संज्ञा तब तक व्यर्थ है जब तक उसको लेकर प्रत्याहार न बन जाए। तो इसलिए दूसरे नंबर पर प्रत्याहार आ जाता है। और प्रत्याहार करना बनाना तब तक व्यर्थ है जब तक उन प्रत्याहारों को लेकर के, उन प्रत्याहारों को या उनके विषयता को लेकर के और आगे जो है कि सवर्ण संज्ञा न हो जाए। ठीक है, सवर्ण संज्ञा में प्रत्याहारों की प्रत्यक्ष वो नहीं होगी, लेकिन जब सवर्ण बोधकता आएगी तब तो रहेगा ही। तो जब हम प्रत्याहारोत्तर काला सवर्ण संज्ञा, प्रत्याहार जब बन गया तो प्रत्याहार के उत्तर काल में सवर्ण संज्ञा की जाती है। सवर्ण संज्ञा का वो किया जाता है, क्योंकि और भी वहां पर जो आस्य को जब जानेंगे हम, क्योंकि तुल्य आस्य और प्रयत्न, तो आस्य तो तालवादी स्थान हो गए, अकु विसर्जनीया नाम कंठई चूसानाम तालु इत्यादि। लेकिन जो प्रयत्न है वो उसका आधार क्या है? तो स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शाना, स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शों का होता है। और फिर वहां आगे जब जाते हैं तो स्पृष्ट वर्ण कौन है? तो कादयो मावसाना स्पर्शा है। वहां तो मान लेते हैं प्रत्याहार की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब ईसत स्पृष्ट में जाएंगे तो ईसत स्पृष्टम अंतस्थाना, अंतस्थ वर्णों का ईसत स्पृष्ट प्रयत्न है। और अंतस्थ वर्णों को जानने के लिए क्या कहा जाए? यण अंतस्था। तो यण प्रत्याहार आ गया ना, तो सवर्ण संज्ञा तब तक पूरित नहीं होगी, सवर्ण संज्ञा का ज्ञान तब तक ठीक से नहीं होगा जब तक प्रत्याहार का ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए प्रत्याहार के आधार पर आधारित, प्रत्याहाराधारित, प्रत्याहाराश्रित जो सवर्ण संज्ञा है वो सवर्ण संज्ञा चौथे स्थान पर आती है। क्यों? क्योंकि प्रत्याहार जब तक जानेंगे नहीं तब तक सवर्ण संज्ञा को नहीं जान पाएंगे। तो प्रत्याहार के आश्रित सवर्ण संज्ञा, और सवर्ण संज्ञा के आश्रित सवर्णियों का बोध। सवर्ण संज्ञा हो जाएगा तब अण और उदित उस सवर्णी को लेकर के, सवर्ण संज्ञा को लेकर के और अण उदित उनके सवर्णियों का बोध कराएंगे।
तो ये उसी के आधार पर माने वर्णानाम उपदेशा उपदेशोत्तर काला इति संज्ञा इति संज्ञोत्तर काला प्रत्याहारा प्रत्याहार उत्तर काला सवर्ण संज्ञा तदुत्तरम अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय तेनेन शास्त्रेण सवर्णानाम ग्रहणम भवति। ये नियम। तो ये हो गया। इस 5 वाक्य को याद करें तो मिला जुला करके संज्ञा प्रकरण का प्राण यही है। अब फिर जो पद संज्ञा इत्यादि को तो आप जानिए। तो इस तरह से संज्ञा प्रकरण का ये हम लोगों ने एक तरह से दोहरा लिया। अब अच संधि में हम जब चलें सर एक बार तो थोड़ा सा पंचावयव वाक्य जो बोले हैं एक बार थोड़ा सा बोल देते आप, बस ऐसे ही। वर्णानाम उपदेशः पहला है। जी। दूसरा उपदेशोत्तर काला इत संज्ञा। उपदेशोत्तर काला इत संज्ञा। और इत संज्ञोत्तर काल प्रत्याहार। इत संज्ञोत्तर काल प्रत्याहार। फिर प्रत्याहारोत्तर काला सवर्ण संज्ञा। प्रत्याहारोत्तर काला सवर्ण संज्ञा चौथे में। फिर 5वें में तदुत्तरम अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय इत्यनेन सवर्णानाम ग्रहण। तदुत्तरम माने सवर्ण संज्ञोत्तरम अनुदित सवर्णस्य इत्यनेन शास्त्रेण सवर्णानाम ग्रहण। ये है पंच वाक्य। तो ये हो गया। अब इसमें अच संधि में हम जब प्रविष्ट होते हैं तो अच संधि में प्रायः हम लोगों ने उस समय ही दोहराने की कोशिश की, दोहराने का प्रयत्न हम लोगों ने किया कि वो एक बार सिंहावलोकन होता जाए और हर व्यक्ति को अपने माने विद्यार्थी को सिंहावलोकन करते रहना चाहिए, पीछे के विषयों को देखते रहना चाहिए। जब सिंहावलोकन का अर्थ आप जानते हैं, आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, कोई बताइए तो। आप लोग जब कोई जो है कि उसमें पढ़ने वाले लोगों में से कोई बोलता है ना, तो फिर अन्य लोग और ज्यादा प्रेरित होते हैं कि अरे वो तो बोल रहे हैं, हमको भी बोलना चाहिए, हम भी साथ में ही उनके पढ़ते हैं। तो इसलिए बुलवाने की कोशिश रहती है कि आप लोगों में से कोई जो जानता है वो बोले। तो बोले सिंहावलोकन किसको कहते हैं? सिंहावलोकन गुरुजी, न्याय। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। हाँ गुरुजी, आवाज आ रही है? आपके यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं आशीष जी। गुरुजी वो आप बोल भी रहे आगे हैं तब भी तो पीछे हाँ हम बोले सर, हमारी आवाज अब जा आ रही रही है? है गुरुजी आवाज? हाँ अब आ रही है। बोलिए अब ठीक है। आशीष ही एक बार बोल रहे हैं। बोलिए आशीष जी। हाँ गुरुजी, जब शेर आगे जाता है तो पीछे जो भी हो। हाँ अब गुरुजी बोल रहा हूँ मैं, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। ओह शेर आगे चलता है तो एक बार घूम करके भाग जाएगा कि शेर आ जाएगा फिर से वापस। इसी प्रकार से हम आगे जा रहे हैं, फिर से एक बार सिंहावलोकन न्याय से कहीं कोई फिर से हमारी शंकाएं नहीं आ गई हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप यहीं इसलिए रुकिए। हम उनको देख के फिर शंका नहीं। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। और कोई कौन बता? मनोज जी बता रहे थे, बताइए। जी सर। हम्म। जब जंगल में शेर चलता है सर, सिंहावलोकन न्याय इसको कहते हैं। जी और जी। जब जंगल में शेर चलता है तो 10 कदम चलता है तो एक बार जो अपनी गर्दन को पीछे मुड़ करके देखता है। हम्म। यही जो है वो बार बार करता है कि कोई ऐसा जानवर हमारे ऊपर हमला ना कर दे। इस कारण से हम्म। वो बार बार पुनरावृत्ति करता है।
तो उसको बहुत समझ सुंदर, में नहीं आती। इसी बहुत को सुंदर। सिंहावलोकन कहते हैं। या शास्त्र में हम जो एक चीज एक बार पढ़ लेते हैं, उसको हम्म। बार बार 10 दिन 15 दिन पे जो है, एक सप्ताह पे, 2 दिन तो पे, तीन, जैसा मैंने शास्त्र है देखना जैसे चाहिए, उसी को जैसे सिंह फॉलो जो करना। है, जी। जैसे सिंह जो है वो बार बार पीछे इसलिए देखता है कि कोई उस पर हमला न कर दे। तो हम सिंहावलोकन हम क्यों करें? हम पर कौन हमला हो रहा है? जय गुरु जी। हमारे संदर्भ में सिंहावलोकन कैसे लगेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये सर, अना- ये हमको जैसे लगता है कि अनभ्यासी विषम विद्या हो जाती है। अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं, अगर नहीं देखेंगे, तो हमारी विद्या जो भूलती जाएगी। हाँ, मैंने तो एक तरह हमारे से ऊपर, जी जी, और स्मरण और शक्ति तरह, गायब। हाँ। जी जी, जी जी। और रूप में भी इसको स्पष्ट किया जा सकता है। लेकिन हमारे हम जो एक कह रहे हैं वो भी हो सकता है कि जैसे सिंह को भय है कि यदि हम आगे ही देखते चले गए तो पीछे से कोई हमला कर सकता है, उसी तरह से विद्यार्थी को भय है, यदि हम आगे ही पढ़ते चले गए तो विस्मृति रूप जो खतरनाक स्थिति है, विस्मृति अनभ्यास जी रूप जो खतरनाक स्थिति है, वो हमारे पर हमला कर देगी। जी। तो हम विस्मृति और अनभ्यास रूप विष से डर करके बार बार हम अवलोकन करते हैं। तो इसलिए हमें भी सिंहावलोकन करते रहना चाहिए। यदि अवलोकन करते रहेंगे तो हजारों किलोमीटर भी दूर जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि बार बार हमने पीछे देखा है कि विस्मृति रूप जो हमारा शत्रु है वो कहीं मेरे पीछे तो नहीं पड़ा है, मेरे ऊपर हमला तो नहीं बोल देगा। तो विस्मृति रूपी शत्रु को दूर करने के लिए, अनभ्यास रूप विश्व को दूर करने के लिए हमको भी सिंहावलोकन करते रहना चाहिए। ठीक है ना? जी और जी। जो सिंहावलोकन किया उसको कभी विस्मृति अनभ्यास रूप विष उसको मार नहीं पाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग तब अच संधि के संदर्भ में चल रहे हैं और सिंहावलोकन यही करते हुए, तो सर एक प्रश्न कर लें? हाँ, कर लीजिए। तो जो आप नित्यावसाने सुबुद्ध हैं, आज ही आपने अपना मैंने कुछ बताना आरंभ किया है। आप सुबुद्ध हैं, हमारा बोला माइक नहीं करिए। सर ऑन होता था। माइक नहीं ऑन होता था? एक दो बार हमने मैसेज भी किया था। अरे तो आप कहाँ से जुड़ते हैं? आज कहाँ से जुड़े हैं? आज कैसे माइक ऑन हो रहा है? फिर वो सेटिंग में सर कुछ गड़बड़ था, फिर सही किए। अच्छा, चलिए अब बोला करिए। हाँ, बोलिए। सौरभ हैं आप, हैं, पूछते रहते हैं, अच्छा रहता है। हाँ, चलिए बोलिए। तो जो नित्यावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नौ पंचवारम में बात कही गई है, हम्म। तो जो नौ पंचवारम है उसको लेकर के प्रश्न होते हैं, थोड़ा सा उसको बता देते आप। हाँ, मैंने प्रश्न का उपस्थापन आप करेंगे कि प्रश्न का भी उपस्थापन हम ही करें? अब हमारे सामने कौन कौन से प्रश्न की बात आप कर रहे हैं, कौन सा हम कहेंगे? पहले आप और ही उसमें कहिए जैसे क्या। शंका लोग करते हैं, नौ पंचवारम क्यों कहा, पंच नौवारम क्यों नहीं कहा, ऐसे कुछ प्रश्न बनता है ना। प्रश्न सर हम्म हमको बहुत स्पष्ट नहीं है। हम्म। तो लेकिन वहाँ की शंका होती है कुछ। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आप ये देखिए, अब इसके उत्तर कहीं टीकादि में तो हमने नहीं देखा, लेकिन हमें जो समझ में आ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु परंपरा से भी कुछ सर हुआ होगा ऐसा। हाँ, गुरु परंपरा से ही श्रुत जो है उसको बता रहा हूँ कि पहला तो सीधा माने सरल उत्तर, सरल उसका मार्ग पद्धति ये है कि नव पंचवारम, पंच नव वारम करने में आप कौन सा छंद में श्लोक है? नृत्तावसाने नटराज राजो, ये किस छंद का है? अनुष्टुप छंद सर 47 का। न क्यार्य। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं अच्छा। जरौ, ज, ये जो है कि वन। वंशस्थ इत्यादि में अच्छा। है ना? नृत्तावसाने, ठीक सर। समझ रहे हैं? तो आ, इस तरह से है वो, तो उसमें बैठेगा नहीं। नव पंचवारम के स्थान पर पंच नव वारम नहीं बैठेगा।
तो पहला हो गया कि भाई वो श्लोक बनाना था, नंदिकेश्वर कारिका है ये, तो नंदिकेश्वर कारिका श्लोक में ये बात बैठेगी नहीं, तो सर्वाधिक सटीक तो यही आया। अब रह गई बात नव की और भी व्याख्या और परिकल्पना करना हो तो नौ संख्या को आप जो है कि वो भी मान सकते हैं, क्या नाम है, नौ संख्या सर्वाधिक शुभ संख्याओं में भी एक उसको कहा जाता है, नव संख्या जो है शुभ संख्या में लिया जाता है, ये आप कर सकते हैं। और इत्यादि इत्यादि कल्पनाओं को वो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो छंदो दृष्टिया और शुभ संख्या को लेकर के दो उत्तर ठीक है, कोई वो नहीं है, पर्याप्त है, यही हम लोगों ने सुना है और इस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं सुना है। तो ये इस उत्तर से अब आपको क्या संतुष्टि है ये आप समझें, नहीं ठीक और है। भी कोई आपने सुना है तो आप बताएं। नहीं सर, हम तो नहीं सुने, सुने होते तो प्रश्न क्यों करते। हाँ नहीं नहीं ठीक है, कभी कभी तो ये है वही छंदो दृष्टिया ऐसा करके वो कर लें, और ये इस तरह से है तो हो गया इसमें समाधान। नव पंचवारम में यही करिए कि वो पंच नव वारम करने पर दो ह्रस्व वर्ण के बाद तीसरा को दीर्घ आना चाहिए, नव पंचवारम। अब पंच नव वारम जब करेंगे तो पहला ही दीर्घ हो जाएगा, तो छंदो दृष्टिया। अब आप बताएं कि करो में हम आया, तो करो में हम में करोमि अंतिम में रखना है जब हम अन्वय करेंगे, और अहम को आदि में रखना है, लेकिन दोनों को एक में जहां बैठ रहा था वहां बैठा दिए। तो जी उसी जी। तरह से यहाँ पर भी बैठा करके वो किया गया। अब अच संधि में हम प्रविष्ट, अच्छा हमें लगता है कि ये समय भी वैसे ही हो भी गया है, 8-9 हो गया। तो कल आज मैंने संज्ञा प्रकरण का आप लोगों से कुछ जो है कि कुछ जानकारी आप लोगों ने दी, मैंने लिया। इसी तरह से आप अच संधि के बारे में भी कुछ सिंहावलोकन और विहंगावलोकन, दो अवलोकन होता है, सिंहावलोकन विहंगावलोकन। हाँ, तो विहंगावलोकन और सिंहावलोकन में अंतर जानते हैं? एक अंतर इसको कोई जानता हो तो बताते हुए फिर इसको समापन किया जाए, और कल जो अच संधि हल संधि के बारे में आप लोग सिंहावलोकन करके आएंगे। विहंगावलोकन क्या है? गुरुजी जो पंछी है वो ऊपर से सीधा एक बार में नीचे देख लेते हैं पूरे पूरे स्थान को, उसी प्रकार से हम एक ही दृष्टि। ठीक है, बहुत बढ़िया, इन्होंने बता दिया। विहंगावलोकन वो है कि जो विहंग माने पक्षी, और उसका अवलोकन जब वो ऊपर से देखता है, तो ऊपर से देखता है तो सारे जो माने सभी पदार्थों को देख लेता है, कहाँ क्या पड़ा हुआ है। क्योंकि आप कभी देखिए, आप कभी ऊपर अपने छत से देखिए तो नीचे की सारी वस्तु एकदम स्पष्ट और सब कुछ दिखाई देगा, अर्थात जो घेरा इत्यादि बना रहता है, मान लेते हैं कोई कुछ बाउंड्री बना करके, और बाउंड्री बना करके और रखा हो, और उस बाउंड्री के अंदर कोई चीज हो, तो सड़क पर चलते हुए बाउंड्री के अंदर की बातें नहीं दिखाई देंगी। जैसे सिंहावलोकन में सिंह चल रहा है, शेर चल रहा है, और कोई किसी घेरे में, किसी जो है कि बाउंड्री में कोई पड़ा हुआ है, तो उसको सिंह नहीं देख पाएगा। लेकिन विहंग जो है वो बाउंड्री में रहे, घर में रहे, कहीं भी रहे, यदि खुला है तो उसको ऊपर से वो पूरा देख ले। तो विहंग की दृष्टि और अधिक व्यापक होती है। तो विहंगावलोकन का मतलब हो गया संपूर्ण तरीके से देख लेना,
और सिंहावलोकन का मतलब केवल पीछे देख लेना, पीछे आगे पीछे थोड़ा देख लेना। तो विहंगावलोकन तो ऊपर की बातें हो गई, उसमें अधिक परिश्रम की बात है। आप लोग सिंहावलोकन ही करके आए तो अच्छा है, नहीं तो सिंहावलोकन भी करना मुश्किल है, विहंगावलोकन की बात कौन करे, फिर आप छोड़ करके गाय हो जाएंगे। इसलिए सिंहावलोकन ही करके आए। अच संधि और हल संधि का सिंहावलोकन कल करके आए। उसमें हम लोग हल्का कुछ परीक्षण की बात करके और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षण भी आवश्यक है और आगे के पाठ में भी पहुंचना आवश्यक है। तो आज हमें लगता है कि लोग यहीं विराम देते हैं। और सर जी। सर ये अंतिम मेरा प्रश्न था छोटा सा। सर आपने कर्म में हम कहा, सर यहाँ काव्य दोष उत्पत्ति नहीं होता है? काहे होगा, किस लिए? सर क्रम का अक्रमिक हो गया तो काव्य दोष नहीं होगा? नहीं नहीं, तो कहाँ कोई एक श्लोक हमें सुनाइए जिसमें जिस क्रम में हम जो है कि अर्थ करते हैं उसी क्रम में श्लोक में रखा गया है। आज नहीं कल तक सुनाइए आप, ठीक है? जी सर। जिस जिस क्रम में हम उसका अन्वय करते हैं उसी क्रम में वो श्लोक लिखा गया है, ऐसा हमें कल सुनाइए, ठीक ना? आज हम लोग यहीं विराम लेते हैं। और हमें लगता है कि अ, यहाँ पर खगेंद्र भाई साहब उपस्थित हैं। मैं जी भैया प्रणाम। भैया चाहूंगा प्रणाम। कि 2 मिनट, 2 मिनट भैया आप भी इन बच्चों को नहीं कुछ बता दें कि भाई कैसे इनको एक अध्ययन का वो करना चाहिए, फिर आप ठीक है, बहुत अपने विराम। बहुत ही अच्छे तरीके से लोग सुचारू रूप से पढ़ रहे हैं और जिज्ञासु भाव से जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा है, इसी तरह से लोग जुड़ते रहें। हम लोग भी यहाँ सीखने के लिए ही जुड़ते हैं। बीच में कुछ समय अभाव के नाते हम नहीं जुड़ पा रहे थे, और आज भैया नहीं है, तो इसलिए अब आज की सभा यहीं जी समाप्त की जी जाए। जी। सर्वे ठीक, बहुत भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।